तो आज देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचार। चाहे आप बीए में हो या एमए पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इसमें से अवश्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं इसमें भारतीय राजनीतिक चिंतन में गोखले के विचारों का विवेचना करेंगे। भारतीय राजनीति में गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादियों के सिरमौर थे। उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने राजनीति में नैतिक मूल्यों को स्थान दिया। वे राजनीति और नैतिकता में कोई भेद नहीं समझते थे। उन्होंने भारतीय राजनीति को अपने उच्च चरित्र और आदर्शों से प्रभावित किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गोखले की भूमिका 1889 ईस्वी में गोखले ने कांग्रेस में प्रवेश किया और 1895 ईस्वी में कांग्रेस के मंत्री बन गए और वर्षों तक कांग्रेस की मुंबई शाखा में मंत्री रहे। सन 1905 में गोखले बनारस कांग्रेस की सभापति निर्वाचित हुए। सन 1907 में सूरत की फूट के बाद गोखले ने कांग्रेस की कार्यकलापों में भाग लिया और नरम दल के नेता के रूप में वे अनेक वर्षों तक कांग्रेस के कर्णधार का काम करते रहे। गोखले ने शक्ति से अधिक परिश्रम किया, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1915 ईस्वी में केवल 49 वर्ष की अल्पायु में निधन हो गया। ये चित्र दिया है गोपाल कृष्ण गोखले का। आगे देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक दर्शन तथा राजनीतिक विचार। राजनीति में गोखले नरमपंथी थे। शासन तंत्र के विरुद्ध युद्ध करते समय गोखले ने वैधानिक मार्ग अपनाया। उनका प्रयास यही था कि तथ्यों तथा तर्कों को अपनी बात का आधार बनाया जाए। गोखले का मत था कि सार्वजनिक कर्तव्यों तथा राजनीतिक कार्यों को पवित्र राष्ट्रीय सेवा का मार्ग समझा जाए। कष्ट सहने, सहृदयता और जीवन की उदारता के बिना राष्ट्रवाद का जीवन शक्ति नहीं बन सकता। बहिष्कार की उग्र कार्यप्रणाली उन्हें पसंद नहीं थी। एडमंड बर्क की भांति गोखले सावधानी की नीति, धीमे विकास और बुद्धिसंगत प्रगति के पक्षधर थे। 30 गोखले के राजनीतिक विचारों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास। ब्रिटिश उदारवाद में गोखले की गहरी आस्था थी। जहां एक ओर उनका ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास था, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश शासन की लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा शिक्षण पद्धति के प्रति उनका आकर्षण था। और दादा भाई नौरोजी की भांति वे सदैव आशा किया करते थे कि इंग्लैंड में एक नए ढंग की राजनीतिकता का उदय होगा और भारत के साथ न्याय किया जाएगा। दूसरा दिया है ब्रिटिश शासन को वरदान मानना। गोखले ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे। उनकी धारणा थी कि ब्रिटेन के साथ संपर्क बनाए रखने से भारतीयों की बौद्धिक प्रतिभा चमकेगी और भावी भारत में निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। वे इस बात के लिए आभार प्रदर्शित करते हैं कि अशांत और अराजक भारत में आकर अंग्रेजों ने शांति स्थापित की। गोखले की स्पष्ट मान्यता थी कि भारत का भविष्य अंग्रेजी ताज की अगाध सर्वोच्चता से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट दिया है, आइए समझते हैं इसमें इंग्लैंड तथा भारत के बीच सहयोग। गोखले की कामना थी कि इंग्लैंड और भारत के मध्य सामंजस्यपूर्ण सहयोग की वृद्धि हो। इसीलिए वे पारस्परिक सूझबूझ की भावना की वृद्धि की बड़ी कद्र करते थे। और चौथा पॉइंट दिया है, इसके बारे में समझते हैं। लोक इसमें आगे दिया है जो इंग्लैंड है, यानी चौथे पॉइंट दिया है नौकरशाही की आलोचना। नौकरशाही ने जिस गैर जिम्मेदारी और हद दर्जे की क्रूरता के साथ जनता की इच्छा की अवहेलना करके बंगाल का विभाजन कर दिया था, गोखले ने उसे एक कटु भर्त्सना
कटु भर्त्सना नौकरशाही से उनका आमहा था कि उसे इस बंग से शासन करना चाहिए जिससे भारतवासी पश्चिम के उच्चतम आदर्शों के अनुसार अपने देश का शासन करने के योग्य बन सके। उन्होंने शक्ति को नौकरशाही के हाथों में केंद्रित करने की नीति की आलोचना की। 5वां पॉइंट दिया है इसमें, भारतीयों की शासन में अधिकाधिक भागीदारी। गोखले ने कहा कि यदि वह भारतीय भाषियों को उत्तरदायित्व के पद से वंचित रखा गया तो इससे उनके व्यक्तित्व का ह्रास होगा और उनका नैतिक स्तर गिरेगा। इसीलिए गोखले का आग्रह था कि भारतवासियों की शासन में अधिकाधिक भागीदारी की जाए। 6वां पॉइंट दिया है, ब्रिटिश शासन के ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा। इसमें दिया, गोखले भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान थे। उनकी शासन के प्रति सौम्य भक्ति देश प्रेम की ही पर्यायवाची थी। उनकी निष्ठा का मूल कारण वह नहीं था कि यह विदेशी शासन था, अपितु यह व्यवस्थित शासन था। गोखले अराजकता और अव्यवस्था के विरोधी थे। 7वां पॉइंट दिया है, संविधान में आस्था। दिया है आगे, गोखले क्रमिक विकास के पक्षधर थे। संवैधानिक संशोधनों में उनका अडिग विश्वास था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्य को वे संवैधानिक तर्कों से ही प्राप्त करना चाहते थे। वे प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, प्रतिनिधिमंडल बातचीत एवं शासन की रचनात्मक आलोचना का मार्ग अपनाते थे। उनके आंदोलन में विद्रोह, हिंसा तथा क्रांति का नितांत अभाव था। गोखले के मार्ग को उनके आलोचकों ने भिक्षावृत्ति का नाम दिया, लेकिन इस प्रकार का आरोप अनुचित था। गोखले का मार्ग अत्यधिक श्रम साध्य था और इसकी सफलता बलिदान पर निर्भर थी। अगले पॉइंट दिया है 8वां पॉइंट, राजनीति का आध्यात्मिकरण। गोखले एक राजनीतिक सन्यासी थे। राजनीति में नैतिकता तथा उच्च उद्देश्यों को लेकर उनका विश्वास था कि धर्म को राजनीति का आधार होना चाहिए। उनका राजनीतिक उद्देश्य सत्ता तथा शक्ति प्राप्त करना न होकर सेवा धर्म निभाने का था। उनके द्वारा स्थापित भारत सेवक समाज का मुख्य उद्देश्य भी राजनीति और धर्म का समन्वय करना था। अगला पॉइंट दिया है, 9वां पॉइंट दिया है, राष्ट्रीय एकता पर बल। गोखले राष्ट्रीय एकता को विशेष महत्व देते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को राष्ट्र के लिए हितकारी माना। दोनों ही धर्मों के व्यक्तियों से उनकी मार्मिक अपील थी कि वे परस्पर सहिष्णुता और आत्मसंयम से काम लें और परस्पर मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना का विकास करें। 10वां पॉइंट दिया है, स्वशासन की धारणा। गोखले ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत के लिए स्वशासन चाहते थे। स्वशासन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था, ब्रिटिश अभिकरण के स्थान पर भारतीय अभिकरण को प्रतिष्ठित करना, विधान परिषदों का विस्तार और सुधार करते करते उन्हें वास्तविक निकाय बना देना और जनता को सामान्यतः अपने मामलों का प्रबंध स्वयं करने देना। अगला पॉइंट दिया है, 11वां पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन। गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। उनके लिए स्वदेशी का अर्थ था देश के लिए उच्च कोटि का गंभीर तथा व्यापक प्रेम। उन्होंने सन 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में कहा, स्वदेशी आंदोलन आर्थिक होने के साथ साथ देशभक्ति का भी आंदोलन है। अगला पॉइंट दिया है, विकेंद्रीकरण। 12वां पॉइंट है, विकेंद्रीकरण। गोखले ने विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को स्वीकार किया। वे ऐसी व्यवस्था के पक्ष में थे जिन्होंने नौकरशाही पर तत्काल नियंत्रण लगाया जा सके। वे प्रशासन पर जनता का उचित नियंत्रण चाहते थे। जिला प्रशासन में कलेक्टर की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय परिषद का निर्माण किया जाना चाहिए, जो कलेक्टर को प्रशासकीय मामले में सलाह दे। आगे दिया है इसमें, उपर्युक्त
परंतु उपयुक्त विचारों का यह अर्थ नहीं कि वे दुर्बल हृदय के उदारवादी थे। उन्होंने सरकार की गलत नीतियों की आलोचना की और बंगाल विभाजन को सरकार की बड़ी भूल बताया। उन्होंने सरकार के अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी की। सन 1909 के सुधारों के लिए उन्होंने वायस राय लॉर्ड मिंटो की प्रशंसा की। आगे दिया है, गोखले स्वभाव से आध्यात्मवादी थे, परंतु आदर्शवाद में उनका विश्वास था कि वे उच्च नैतिक मानदंडों का पालन करते हैं। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भी यह स्वीकार करते थे कि उनमें एक असाधारण जन्मजात नेता के गुण थे। महात्मा गांधी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। मूल्यांकन दिया है आगे, गांधी जी लिखते हैं, सरफरोश शाह मेहता मुझे हिमालय की भांति अगम्य प्रतीत हुए। लोकमान्य तिलक समुद्र की भांति प्रतीत हुए और जिसमें व्यक्ति आसानी से गोता नहीं लगा सकता, पर गोखले गंगा के समान थे जो व्यक्ति को अपने पास बुलाते थे। राजनीति के क्षेत्र में मेरे हृदय में गोखले के जीवन का जो स्थान था वह अब भी और वह अनुपम रहेगा। आगे दिया है, लॉर्ड कर्जन ने भी लिखा है, ईश्वर ने आपको असाधारण योग्यता प्रदान की और उन्होंने निसंकोच उन्हें देश सेवा में लगा दिया। फिर आगे दिया है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया के अनुसार उनमें कड़ी से कड़ी बात को भी मधुर भाषा में कहने का बड़ा गुण था। गोखले के राजनीतिक विरोधी तिलक ने कहा है, गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों का राजा था।